हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनिषा एजुकेशनल हब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी कोच डॉक्टर श्वेता मलानी। और जो हम चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर 15। आज का टॉपिक आपको पता है, हमें पढ़ना है फाइटो हॉर्मोन्स। बट इससे पहले मैं आपको फाइटो हॉर्मोन्स पढ़ाऊं, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर वन लिटिल थिंग विथ यू। कल ऐसे ही शाम को हम लेटे हुए थे एंड मुझे अचानक ये स्ट्राइक किया कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज एनसीईआरटी एंड इट्स ऑल अबाउट एनसीईआरटी। इस साल मेडिकल का कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाने का एक कारण ये भी है कि नाउ क्वेश्चंस आर 100% फ्रॉम द एनसीईआरटी फॉर ऑल मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एम्स फ्रॉम एंड थ्रू आउट द इंडिया, इवन इन द स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। तो ऑब्वियसली जब आपका कंटेंट कम हो जाता है तो प्रिसाइसनेस बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए हमने आज से सोचा है कि आपके साथ हम एक ऑडियो सीरीज रिलीज करेंगे। कहने का मतलब है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू आप एवरी टाइम यूट्यूब खोले और वीडियो देख देख कर रिवाइज करें। एक बार आपने कंटेंट सीख लिया, उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड याद हो। तो हम एनसीईआरटी का कंप्लीट ऑडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो भी हम पढ़ाएंगे उसमें जो की फीचर्स है एकदम एग्जैक्टली दोज थिंग्स विच कम विदाउट एनी रिपीटेशन, उसको हम लोग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे। एंड आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपको कैसे बेनिफिशियल होगा, आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ माई लेक्चर। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड एंड for the time being, I just want to start off with the topic as I promised. Let us move into plant growth hormones. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमने आपको बताया था कि प्लांट में जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो कंप्लीटली रेगुलेटेड होता है। एंड ये रेगुलेशन काम करता है, इट इज आइदर ड्यू टू सम इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक का मैंने आपको बताया था मतलब होता है इंटरनल फैक्टर्स, और इट इज द रेगुलेशन इज ड्यू टू सम एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। मैंने आपको कहा था इंट्रिंसिक फैक्टर में इट कैन बी आइदर एट सेलुलर लेवल और इट कैन बी एट इंटरसेलुलर लेवल बिटवीन द सेल्स। इट कैन बी एट इंटरसेलुलर लेवल। अगर ये सेलुलर लेवल पर होता है तो इट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स, सो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कंट्रोल। एंड इंटरसेलुलर लेवल पर प्लांट्स के लिए इंटरसेलुलर कंट्रोल इज विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। एंड क्योंकि ये प्लांट के हॉर्मोन्स हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। आपको एक चीज याद करना पड़ेगा कि एनिमल्स में, पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग में, इंटरसेलुलर कंट्रोल यानी कि एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो कंट्रोल होता है, हाउ द सेल्स दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, हमारे बॉडी में दिस इंटरसेलुलर कंट्रोल इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन, नर्वस सिस्टम से होता है, एंड द सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। प्लांट्स का बॉडी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट does not take place through nervous system. There is no nervous system in plants. It just takes place with the help of hormones, and the plant hormones are called as phytohormones. Extrinsic factor are basically the abiotic factors like temperature, water, soil conditions, sunlight, etc. ठीक है, sunlight, oxygen, etc. आपको इस चैप्टर में दो कंट्रोल पढ़ना है। एक इंटरसेल्युलर कंट्रोल थ्रू फाइटो हॉर्मोन्स को डिटेल में पढ़ना है, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर में द रोल ऑफ टेम्परेचर इन रेगुलेटिंग नॉट द ग्रोथ एग्जैक्टली बट रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग विच इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। ये आपको पढ़ना है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। दो टॉपिक्स है आपके, फोटोपीरियोडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। दे आर एक्चुअली शोइंग द रोल ऑफ the extrinsic factor, that is temperature, in regulating flowering in plants, and flowering is actually a part of the growth program only. हो गया? So this is about your आज का टॉपिक आपको पता है, it is about phytohormones. So let us start. So what are phytohormones or plant growth regulators? The plant growth regulators को हम variously describe करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कहते हैं एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। कभी हम कहते हैं इसको प्लांट हॉर्मोन्स, कभी इसको हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन। प्लांट में जो ग्रोथ रेगुलेटर है उसको हम लोग अलग अलग तरह से डिस्क्राइब करते हैं। एट टाइम्स वी कॉल देम एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, एट टाइम्स वी कॉल देम एज फाइटो हॉर्मोन्स, एट टाइम्स वी कॉल देम टू बी एज प्लांट हॉर्मोन्स। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्लांट है। We are showing how various hormones and they regulate the process of growth and development in plants. यहाँ देखिए ऑक्सीन है, normally found at the tip. It helps in apical growth.
जिब्रेलिन है यहाँ पर, इट इज नॉर्मली फाउंड इन द इंटरनोडल रीजन, इट हेल्प्स इन इंटरनोडल इलोंगेशन। थर्ड देखिए आपका हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये नॉर्मली हेल्प करता है इन ब्रांचिंग आउट ऑफ द प्लांट्स। फोर्थ यहाँ पर देखिए एब्सिसिक एसिड है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फॉल ऑफ ओल्ड लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फिर देखिए यहाँ पर इथिलीन है, ये गैशियस हार्मोन है जो हेल्प करता है इन मैच्योरेशन प्रोसेस इन मेनी वेज, कैसे हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉट सो वाइटल एज दीज 5, जो प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, राइट। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हाट आर फाइटोहॉर्मोन्स, दीज आर प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, ठीक। दीज आर, नेक्स्ट आपको फोटो से ही पता लग रहा है, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट हार्मोन्स हैं क्या, ये आपके कुछ केमिकल्स हैं जो प्लांट को ग्रोथ में मदद करते हैं, एंड दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड। ईच प्लांट हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेरिवेशन से बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ऑक्सीन, द फर्स्ट हार्मोन जिसके बारे में हम लोग ने बात किया, दे ऑक्सीन आर अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स विच आर इंडोल कंपाउंड्स, दैट मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव के बने हुए होते हैं। मैं एक बात बता दूं, ऑक्सीन इज नॉट नेम ऑफ वन हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इज नॉट नेम ऑफ वन हार्मोन, abscisic acid is not name of one hormone, gibberellin is not name of one hormone, ethylene is not name of one hormone, actually they represent a class of hormone। वो एक सिंगल हार्मोन नहीं है ऑक्सीन, सारे वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड से डिराइव होते हैं, जो एपिकल रीजन में पाए जाते हैं एंड प्लांट की ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करते हैं, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्चुअली हम ऑक्सीन कहते हैं। सेम इज द केस विथ साइटोकाइनिन, all those organic compound which are little adenine derivatives which are found in the axillary region of the plants and जो help carry करते हैं certain functions like lateral growth etc, वैसे group of hormone को हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन, and the same applies to all of them। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ये पांचों हॉर्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द केमिकल नेचर ऑफ द प्लांट हॉर्मोन्स। मैंने क्या कहा, फर्स्ट दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड मैंने क्या बोला, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अ सर्टेन पेरेंट स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीन का पेरेंट स्ट्रक्चर क्या है, दे आर ऑल इंडोल कंपाउंड्स, दैट मीन्स दे आर डेरिवेटिव ऑफ either they are indole 3 acetic acid or they are derivative of indole 3 acetic acid। याद रखना बेटा, मेडिकल में every line from NCERT is very important। so ऑक्सीन किसका है, they are indole compounds, they are derivative of indole 3 acetic acid and its derivatives they are termed as ऑक्सीन। Coming to cytokinin, they are adenine derivatives, ठीक है, एन प्यूरिन एंड यहाँ काइनेटीन, ये सारे वर्ड्स क्या आपको समझ में आएगा, आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था नाइट्रोजनस बेसिस, यू रिमेंबर, न्यूक्लिक एसिड्स they are made up of nitrogenous bases। the nitrogenous bases are of two type, one is called as purine, the other is called as pyrimidine। pyrimidine को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। प्यूरिन का one of the type is adenine, you remember, one of the type is adenine and the other is called as guanine। तो ये जो प्यूरिन है, ठीक, क्या है, एडिनिन, इसी प्यूरिन एडिनिन के डेरिवेटिव्स है द हार्मोन साइटोकाइनिन, इसलिए मैंने लिखा है एडिनिन डेरिवेटिव एंड प्यूरिन, एंड काइनेटीन क्या है ये आप बाद में समझिए। Now next let us come to the next plant hormone, that is abscisic acid। abscisic acid किसका डेरिवेटिव है, now let us come to this, it is actually derivative of carotenoids। आपको अच्छे से पता है what are carotenoids, carotenoids are types of pigments which are found in plants। आपको याद है प्लांट में पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट एंड सम पिगमेंट्स आर कलर्ड अदर देन ग्रीन, उसमें एक ग्रुप था आपका कैरोटिनॉइड्स। ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं जो प्लांट में पिगमेंट पाए जाते हैं उसका डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड। नाउ यू कैन सी दैट द फोर्थ इज जिब्रेलिक एसिड, इट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स। देखो ये लिखा है मोनोटर्पीन, दिस इज सेस्क्विटर्पीन्स, दैट मीन्स इन शॉर्ट Gibberellic acid, they are derivatives of terpenes। Now the only hormone, ethylene, that is an exception, this is basically a gaseous hormone।
इथिलीन सिंगल हार्मोन है. अब बाकी तो मैंने कहा ना, देयर आर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ऑल दोज हार्मोन्स विच आर एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ टर्पीन्स एंड दे हैव अ सर्टेन कॉमन ग्रोथ रेगुलेटरी फंक्शन. दे आर कॉल्ड एज जिब्रेलिन. मैंने कहा ना, जिब्रेलिन इज अ क्लास ऑफ हार्मोन, ऑक्सीन इज अ क्लास ऑफ हार्मोन, एब्सिसिक एसिड इज अ क्लास ऑफ हार्मोन, बट इथिलीन इज अ हार्मोन. इट्स अ सिंगल हार्मोन एंड इट इज बेसिकली वही इथिलीन है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, C2H4. एंड ये किसका डेरिवेटिव है? ये सॉरी, ये इसका कैसा नेचर है? इट इज गैशियस इन नेचर. दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज फाउंड इन प्लांट्स विच इज गैशियस इन नेचर. ठीक है. सो नाउ दैट यू अंडरस्टूड व्हाट आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, you know what is their chemical organization, we will just talk about their function at a glance. फंक्शन एट अ ग्लांस में क्या है? ये जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, आपको पता है ग्रोथ कैन बी आइदर पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ. इट कैन बी आइदर हैविंग सम पॉजिटिव इफेक्ट, growth effects like growth, enlargement of flowers, enlargement of leaves, or some negative one. That means abscission. जब आपके leaves बूढ़े हो जाते हैं तो मर जाते हैं, जो फूल है वो मर जाते हैं, जो सीड है वो डोरमेंट होता है. ये सारे क्या है? नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर्स है. मैं क्या बोल रही हूँ आप यहाँ पर देखो. जैसे देखो, आपका एक सीड है, मैं जस्ट सीड का एग्जाम्पल देती हूँ. आपका सीड बहुत समय तक ये डोरमेंट रहता है. डोरमेंट मीन्स इट इज इन अ इनएक्टिव स्टेज, ये जर्मिनेट नहीं कर रहा. उसके बाद व्हेन इट कैन कम टू अनदर फेज एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज द फेज ऑफ जर्मिनेशन. ठीक. अब एक बात बताओ, डोरमेंसी कैसा फेज ऑफ ग्रोथ है? नेगेटिव. अगर कोई प्लांट हार्मोन सीड को डोरमेंट रखने में मदद करता है, यानी कि वो नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है, उसको ग्रो नहीं करने दे रहा. और अगर कोई प्लांट हार्मोन ऐसा है जो सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, तो उसका रोल कैसा होगा? पॉजिटिव. कोई एक ऐसा हार्मोन जो फ्लावरिंग इंड्यूस कर रहा है, ठीक है, इट इज कॉजिंग फ्लावरिंग, वो कैसा हार्मोन हो गया? इट इज हैविंग अ पॉजिटिव क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर है उसमें. और अगर ये फ्लावर को मर जाने में मदद कर रहा है, यू नो दैट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज द फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स दे डाई एंड दे फॉल डाउन. वैसे हार्मोन जो उसको डाई करने में मदद करना है, फॉल करने में मदद कर रहा है, वो कैसा रोल हो गया? दैट हैज बिकम अ नेगेटिव रोल. सो बेसिकली the plant growth, the hormones, they have two effect. Either they can act as promoters or they can act as inhibitor. Now there are three hormones, that is auxin, cytokinin and gibberellin. ये तीन हार्मोन है, they are actually plant growth promoters. ये सारे ग्रोथ रिलेटेड एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं. जबकि एब्सिसिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है विच इज अ ग्रोथ इनहिबिटर. इट एक्चुअली इनहिबिट्स ग्रोथ. इट प्रमोट्स डोरमेंसी, इट प्रमोट्स द फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स और मैच्योरेशन एसेट्रा. इथिलीन जो गैसियस हार्मोन है, ये एक ऐसा हार्मोन है विच हैज some of its functions are growth promoting and some of the functions are growth inhibiting. तो इसका आपका दोनों रोल होता है. So now let us just go through the text part जो मैंने आपको पढ़ाया है. The plant growth hormones, they can be basically divided into two groups based on their function. One group of plant hormone is involved in growth promoting activities जैसे cell division, cell enlargement, flowering, fruiting, seed formation, etc. These are called as growth promoters. They basically include auxin, gibberellin and cytokinin. देखिए, they help in flowering, they help in seed germination. See, the seed is getting germinated. They help in formation of fruits. इनके सारे growth promoting activities है. The other group of plant hormone ऐसा होता है जो growth inhibiting activities करता है, जैसे it promotes dormancy, abscission. Abscisic acid is a growth hormone that belongs to this group. देखो यहाँ पर abscission कर रहा है, यहाँ से ये इसको weak कर रहा है ताकि ये पत्ता गिर जाए. All this work is done by abscisic acid. There is a hormone, gaseous hormone, that is called as PGR. I just want to tell you, that is called as ethylene. I want to tell you that PGR basically means what? Plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि प्लांट हार्मोन्स को हम लोग शॉर्ट में पीजीआर भी कहते हैं. तो जहां पर भी आपको वर्ड पीजीआर मिले आप समझ जाना इट इज टॉकिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट हार्मोन्स. could the gaseous hormone could match either of the group. ये दोनों ग्रुप को बिलोंग करता है, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज. इसके ज्यादा रोल इनहिबिटर के रोल होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स. नाउ दैट वी हैव एन इंट्रोडक्शन इनटू व्हाट इज प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स. दीज आर organic compounds basically that favor growth related activities in the plant. It can be growth promoting or growth inhibiting.
Since they are organic compounds, so there must be a parent compound जिससे उनकी derivation हुई होगी. तो हमने पढ़ा था पांचों का, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ये कहाँ से बने. उसके बाद हमने पढ़ा इनकी एक्टिविटीज यानी कि रोल कैसा होता है. सम ऑफ देम आर ग्रोथ प्रमोटिंग, सम ऑफ देम आर ग्रोथ इनहिबिटिंग. नाउ दैट वी हैव दिस बैकग्राउंड इन आवर माइंड, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लांट हार्मोन, दैट इज ऑक्सीन. हम आपको जब कोई भी हार्मोन पढ़ाएंगे, हम आपको पांचों हार्मोन डिटेल में पढ़ाएंगे. व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर. फर्स्ट, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दैट हार्मोन. जैसे अगर ऑक्सीन है, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू डील विद दैट. सेकेंड, आई एम गोइंग टू डील इट विद इट्स डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी. ये हम आपको सारे प्लांट हार्मोन जब हम पढ़ाएंगे तो सारे प्लांट हार्मोन में हम तीन चीजें इंक्लूड करेंगे. एंड थर्ड, व्हाट इज द फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है. ठीक है. सो let us start first with the structure of auxine. Now we know that the term auxine, actually it has come from the Greek word. It has come from the Greek word auxine. It has come from the Greek word auxine, which means growth. ठीक है. The term auxine, the hormone auxine का origin है Greek word auxine, जिसका मतलब होता है growth. What is auxine? मैंने अभी आपको बताया, it does not represent one hormone, it represents a class of hormones which is actually indole 3-acetic acid and its derivative. इंडोल 3-एसिटिक एसिड खुद भी एक तरह का ऑक्सीन है, एक प्लांट हार्मोन है. इंडोल 3-एसिटिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज ऑक्सीन्स. नाउ दीज ऑक्सीन्स and to natural and synthetic compound having similar structure. यहाँ केवल similar structure नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था similar function as well. ठीक है. अब मेरा ये कहने का मतलब क्या है, जैसे ये इंडोल 3-एसिटिक एसिड है, ये तो प्लांट में नेचुरली पाया जाता है. दिस इज फाउंड नेचुरली इन प्लांट्स. जब हमने देखा कि भैया ऑक्सीन के इतने सारे एडवांटेजेस हैं, पर्टिकुलरली हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में, हमने सोचा कि क्यों ना इस ऑक्सीन को हम सिंथेटिकली लैब में भी बनाएं. जैसे एक सिंपल सा बात बताएं, ऑक्सीन हेल्प्स इन रूटिंग, रूट फॉर्मेशन में मदद करता है. आपको बताएं, हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कटिंग करते हैं. जैसे रोज का प्लांट है, उसको कट कर दिए और कटिंग से हम नए प्लांट लगाते हैं. जब हम नए प्लांट लगाएंगे तो हमारे को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, हमने रोज के प्लांट का स्टेम काट तो लिया लेकिन उसमें रूट नहीं है. हमें पता है रूटिंग कौन कॉज करता है, ऑक्सीन. तो मार्केट में पाउडर फॉर्म में ऑक्सीन पाया जाता है. ठीक है. दिस इज आर्टिफिशियल ऑक्सीन, सिंथेटिक ऑक्सीन, जिसको हमने फैक्ट्रीज में बनाया. हम केवल उस स्टेम को ऐसे ऑक्सीन में डिप करके रूट में लगा देते हैं, 2 दिन के अंदर रूट आ जाता है. That means once we came to know that plants have a wonderful hormone called as auxine which helps in rooting. इसका हमने बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर जान लिया. इट इज इंडोल 3-एसिटिक एसिड, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है. तो हमने इसे फैक्ट्री में इससे सिमिलर कंपाउंड्स, जो इससे सिमिलर फंक्शन कर रहा है, उसको हमने बना दिया. ठीक. So all these hormones which are naturally synthesized by the plants or artificially, or the synthetic compound or synthesized artificially by mankind, take who have a indole 3-acetic acid core structure and they have a same function, that means they help in growth of plants. ऐसे सारे group of organic compound को हम ऑक्सीन कहते हैं. So auxine is basically indole 3-acetic acid and all other natural and synthetic compound which have a structure similar to IAA and function similar to IAA. I hope you got it. What is the structure? Auxine, आपको ये बहुत important question आएगा बेटा. It's very important. Name 2 auxines which are natural. Give example of 2 naturally synthesized auxine. Naturally synthesized auxine means naturally synthesized by the plants and 2 artificially made by mankind. 2 natural के example में IAA and IBA. IAA का full form आएगा indole 3-acetic acid, IAA, and IAA indole butyric acid, that's called as IBA. They have been isolated naturally from plants.
दो आपके आर्टिफिशियल का आएगा आपको, दो आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल में एक है 2,4-D। 2,4-D इज 2,4-D मीन्स इसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। देखिए यहां पर मैंने इसका डाला है 2,4-डाइक्लोरो, दिस इज 1 2 3 4, यहां पर भी क्लोरीन होना चाहिए था। 2,4-डाइक्लोरो, देखिए इसमें दो है, फिनॉल का इसका कंपाउंड है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक, 2,4-D। एंड सेकेंड है नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। सी दिस इज अगेन a closed ring structure, these are also closed ring structure, so 2 natural है indole acetic acid, indole butyric acid, and 2 man synthetic के example में है 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, NaA नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं एंड लॉन्ग में हम लोग कैसे लिखते हैं। सो नेचुरल के दो एग्जाम्पल, शॉर्ट में क्या है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। एंड दो सिंथेटिक के एग्जाम्पल में क्या क्या है, सिंथेटिक के एग्जाम्पल में पहला है इट इज 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। आई एम श्योर आप ये याद कर लेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का हर एग्जाम्पल, हर ये सब स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का टोटल कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये पता चल गया तो क्योंकि ये हार्मोन है, आपको पता है हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन्स इन जनरल। मैं अभी आपसे इसकी बात नहीं कर रही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमल हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स, इन जनरल आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ हार्मोन। हार्मोन आपको पता है दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर मेड इन ट्रेस क्वांटिटी, यानी कि ये काफी कम मात्रा में बनाए जाते हैं, ठीक, एंड देयर साइट ऑफ सिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ सिंथेसिस इनका अलग होता है, ये बनते कहीं और है, एंड इनका साइट ऑफ एक्शन कहीं और होता है, डिफरेंट है ना, फ्रॉम साइट ऑफ एक्शन। आपको पता होगा दे हैव डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन, हो गया। तो अगर प्लांट हार्मोन की बात करें तो जाहिर सी बात है सेम है। ऑक्सीन बनता क्या है, ऑक्सीन बनता है आपका नॉर्मली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ एक्शन। ये नॉर्मली बनते हैं यहाँ पर एट द टिप, ठीक है, ये आपके टिप में बनते हैं एंड देन दे माइग्रेट टू द प्लेस ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। सो दिस इज हाउ वेयर द ऑक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब आ जाते इसकी डिस्कवरी पर, हाउ वाज ऑक्सीन डिस्कवर्ड। आपने नाम सुना है डार्विन का, यस, मैं उन्हीं डार्विन की बात कर रही हूँ, चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने गैलापागोस आइलैंड में विजिट किया था इन हिज फेमस शिप द HMS बीगल, और जिन्होंने एवोल्यूशन की थियोरी दी थी, ये वही चार्ल्स डार्विन है। और उनके बेटे हिज सन फ्रांसिस डार्विन, दोनों कैनरी ग्रास पे काम कर रहे थे। यू नो दैट ग्रास इज अ मोनोकॉट, ठीक है, ये कैनरी ग्रास पे काम कर रहे थे। सो जस्ट लुक एट दिस, ये फ्रेशली जर्मिनेटेड कैनरी ग्रास है। सो लेट मी मेक इट हियर, दिस इज द रूट, ये आपका जस्ट जर्मिनेट किया है, एंड दिस इज द स्टेम, दिस इज हाउ इट हैज जर्मिनेटेड। कोलियोप्टाइल आपको पता है मोनोकॉट में द स्टेम इज कवर्ड बाय थिन क्या बोलते हैं शीथ, that is called as coleoptile, and the root is also covered by a sheath called as coleorhiza। तो क्योंकि हम यहाँ स्टेम की बात कर रहे हैं, न्यूली जर्मिनेटेड स्टेम की बात कर रहे हैं, तो न्यूली जर्मिनेटेड स्टेम में ये कवरिंग काफी प्रोमिनेंट होती है कोलियोप्टाइल की, द कवरिंग इज क्वाइट प्रोमिनेंट। तो हम लोग इन जनरल ये जो प्लूम्यूल है आपका, जो यहाँ पर आपका दिख रहा है, दिस इज द प्लूम्यूल ना, द पार्ट विच ग्रोज अबव द सीड से जो ऊपर वाला पार्ट जाता है उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। नाउ दिस प्लूम्यूल इज कवर्ड बाय व्हाट बेटा, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेनस शीथ कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो ओवरऑल हम इस स्टेम को ही कोलियोप्टाइल बोल रहे हैं, ठीक है, वी आर कॉलिंग इट एज कोलियोप्टाइल। अब क्योंकि फ्रेशली जर्मिनेटेड सीड का जो स्टेम होता है उसमें दिस कोलियोप्टाइल इज क्वाइट एविडेंट, सो वी कॉल दिस स्टेम इटसेल्फ एज कोलियोप्टाइल। डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन जब कैनरी ग्रास जिसका साइंटिफिक नेम है फिलारिस कैनरियंसिस
उन्होंने देखा कि ये जो ग्रास का कोलियोप्टाइल है, इट हैड अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट। ये उन्होंने देखा था। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट। तो मैं सोर्स ऑफ लाइट को यहाँ पर आई शो बाय रेड कलर। अगर हम यहाँ पर यूनिलैटरल मतलब दोनों तरफ से नहीं, अगर हम एक तरफ से लाइट देंगे तो द प्लांट्स दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लाइट। अगर हम लाइट इधर से देते हैं द प्लांट विल मूव लाइक दिस। अगर हम इसको यही लाइट इस तरफ से देंगे, ठीक है, देन दिस विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। एंड अगर हम इसको लाइट ऊपर से देंगे देन इट विल नॉट शो एनी बेंडिंग, रादर इट विल प्रेफर टू गो स्ट्रेट। ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट। अगर हम लाइट यहां देंगे तो ये इधर जाएगा, अगर हम लाइट यहां देंगे तो ये इधर जाएगा, अगर हम लाइट इधर से देंगे तो ये इधर से जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी टिप की बेंडिंग हो तो लाइट कैसी होनी चाहिए? यूनिलैटरल, ओनली फ्रॉम वन साइड। दोनों साइड से अगर आप दोगे तो वो आपका बेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था दैट दिस कोलियोप्टाइल हैज अ टेंडेंसी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उनके मन में सवाल क्या उठा, ऐसा क्या है, what is the reason behind the bending of this shoot towards the unilateral source of light? इसके बेंड करने का कारण क्या है? This is what he wanted to know. ठीक है, उन्होंने देखा the bending occurred only when the tip of the coleoptile was illuminated, and from this he concluded that the tip had something that caused the bending of the entire coleoptile. उसका मतलब क्या है? उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा मैं उसको बता दूं, ये मेरा कैनरी ग्रास का सीड है, ये इसका रूट है एंड ये इसका कोलियोप्टाइल है। उन्होंने देखा अगर हम इस कोलियोप्टाइल को लाइट देते, लेट मी ड्रॉ इट विद व्हाइट कलर, अगर हम इसको यहाँ टिप में लाइट देते हैं इट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, ये इसकी बेंडिंग पैटर्न होगी। बट अगर हम इस लाइट को टिप के अवे देते हैं, एनी पार्ट अदर देन द टिप अगर हम देते हैं, देयर विल बी नो बेंडिंग। दैट मीन्स फर्स्ट the light should be unilateral for the bending to occur. Then second, the bending will be towards the source of light. And third, bend will occur only when the light is given towards the tip of the stem. तो उनको लगा कि डेफिनेटली, मानो या मत मानो, the tip of the stem has some chemical which causes the bending of the tip. यहाँ टिप में कुछ ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से लाइट के प्रेजेंस में बेंडिंग होती है। ये केमिकल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिसिंग है, इसीलिए लाइट देने के बावजूद वो बेंड नहीं करता। तो ही सेड देयर इज सम केमिकल डेफिनेटली प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम विच रिस्पॉन्ड्स टू द सनलाइट। कुछ ऐसा केमिकल है जो स्टेम के टिप में पाया जाता है, जो सनलाइट के प्रति रिस्पॉन्ड करता है, जिसकी वजह से बेंडिंग होती है। एंड डेफिनेटली ये केमिकल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिसिंग है, इसीलिए द अदर parts they do not show any bending when they are exposed to any sort of light, unilateral, bilateral, from the top, etc. ठीक, what he did was is, I'll tell you his one famous experiment. What he did was is, उन्होंने इस टिप को decapitate कर दिया, यानी कि इतने पार्ट को काट दिया। Now look at this canary grass, इसके हमने टिप को काट दिया। ठीक है, ये टिप को हटा दिया। जैसे ही हमने टिप को हटा दिया उसके बाद नो मैटर हाउ मच सनलाइट वी वर गिविंग टू इट, ठीक है, अब हम इसको यहां से सनलाइट दे रहे हैं, यहां से दे रहे हैं लाइट, यहां से दे रहे हैं, यहां से दे रहे हैं, कहीं से भी दे रहे हैं, इसमें कोई बेंडिंग नहीं हो रही। ठीक, बेंडिंग कब होती है? जब हम इस टिप को वापस ऊपर में प्लेस कर देते हैं। से इफ आई एम प्लेसिंग इट बैक ओवर हियर, ठीक, इसको हम यहाँ ऊपर रख देते हैं, अब फिर जब लाइट देते तो बेंडिंग होती है। उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि डेफिनेटली दिस टिप में कुछ ऐसा केमिकल पाया जाता है जो इस बेंडिंग को कॉज कर रहा है। फिलहाल ये केमिकल क्या है, व्हाट इज दिस केमिकल ऑल अबाउट, वो केमिकल कौन सा है? दिस डार्विन कुड नॉट फाइंड आउट, दिस वॉज फाउंड आउट बाय अनदर साइंटिस्ट कॉल्ड एज वेंट। तो वही हम आपको बता रहे, he discovered, Charles Darwin and his son Francis Darwin, they actually found that the tip of the coleoptile, when it was illuminated, it showed bending. It was concluded that the tip had something that caused the bending. Later it was found to be the hormone oxy, but this was not done by him. Actually this was done by Wendt. वेंट नाम के साइंटिस्ट ने किया था। अच्छा, अब याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने किस पे काम किया था? कैनरी ग्रास पे। बट वेंट ने किस पे काम किया था? ओट कोलियोप्टाइल पर।
ओट इज अगेन अ मोनोकॉट, सो ऑब्वियसली उसके जो फर्स्ट प्लूम्यूल निकलेगा वो कोलियोप्टाइल से कवर्ड है, तो हम पूरे प्लूम्यूल को ही कोलियोप्टाइल बोल सकते हैं। अब वेंट ने क्या किया था, नाउ दिस इज ओट, नाउ दिस इज नॉट कैनरी ग्रास, ठीक है। उसका जो कोलियोप्टाइल था उन्होंने क्या किया, इसके टिप को काट दिया, ठीक है। इसको देखो, टिप को काटा, इसको हमने काटा, और काटने के बाद इसको हमने अगार प्लेट पर प्लेस किया। नाउ व्हाट इज दिस अगार प्लेट? यस, दिस इज द सेम अगार दैट यू हैड लर्न्ड इन प्लांट क्लासिफिकेशन। ये अगार इट इज फॉर्म फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। डू यू रिमेंबर द नेम चिल्ड्रन? कौन से ब्राउन एल्गी से इसको बनाया गया था? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। आपको याद है, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया दो ऐसे ब्राउन एल्गी हैं जिससे आपका क्या निकलता है, जिससे हम अगार बनाते हैं। उन्होंने इसी एक अगार का, अगार जेली लाइक होता है, तो जेली के जैसे ये सेटल कर जाता है। आप एक ट्रे लो, उसमें अगार को डाल दो, ठंडा होने दो, वो जेली के जैसे सेटल हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने एक अगार का प्लेट बनाया, उसके ऊपर उन्होंने इस ऑक्सीन को डाला। ऑब्वियस है, ऑक्सीन नहीं सॉरी, स्टेम के टिप को डाला। ऑब्वियस है इस टिप में जो भी केमिकल था वो डिफ्यूज करके इट वेंट इनटू द अगार, इट गॉट डिफ्यूज्ड, ये कंप्लीटली डिफ्यूज कर गया अगार में। नाउ इट वाज इजी कि इस अगार को का हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन करें। दैट मीन्स वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द केमिकल्स दैट आर फाउंड इन हियर अदर देन नॉर्मली जो पाया जाता है इसमें, इसका हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन करें। इससे हम इसको, केमिकल कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या बेटा, इस अगार में से जो भी केमिकल आया उसको निचोड़ के निकाल देंगे। We'll just squeeze it and take it out, and then we will try to find out the chemical nature of the compound that was actually obtained from this agar, इस अगार में जो डिफ्यूज कर गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ऑक्सीन को खोजा था। This is how he had actually given the chemical nature of this compound that is oxine. He identified this compound oxine and gave its chemical structure. ठीक, so actually what experiment he did was, that was very interesting. पहले आप देख लो उन्होंने क्या किया, पहले सबसे पहले ही डिकैपिटेट करा। डी मतलब काटना, कैपिटेट मीन्स उसका एपेक्स, कैप को उन्होंने काटा और उसको उन्होंने एक अगार प्लेट में रखा। कुछ देर के बाद जो भी इसके अंदर एक्टिव केमिकल था, जो आज हम जानते हैं इट इज ऑक्सीन, इट डिफ्यूज्ड इनटू द अगार। So you can see here the agar plate is colorless, here it is pink, showing that this oxine has been diffused over here. Now what he did was, he used this, इस tip के जगह he started using this agar ka block. So when he placed this agar block, now there are two types of agar, one without one the standard one जिसके ऊपर ऑक्सीन नहीं रखा गया था, that's the normal one, and दूसरा जिसके ऊपर में ये स्टेम का टिप रखा गया था, and one is untouched. जब उन्होंने इसको रखा there was no growth, but जब इस वाले को रखा the plant started growing. That means definitely some chemical had diffused out of it into the agar, because originally they were the same agar. ये सेम अगार का प्लेट है, इससे हमने दो पीस काटा, एक को हमने एज इट इज छोड़ दिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग ओरिजिनल छोड़ देते हैं, एंड दिस इज द वन जिसके ऊपर हमने स्टेम का टिप डाला, अज्यूमिंग दैट इस टिप में कोई केमिकल रहा होगा, एंड दिस केमिकल मस्ट हैव डिफ्यूज्ड इनटू दिस अगार प्लेट। ठीक, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंटल पीस एंड दिस इज योर कंट्रोल पीस। जब हमने कंट्रोल पीस को यहाँ पर ऊपर में रखा, there was no effect on the growth of the plant, but जब इस वाले को यहाँ पर रखा, the plant started growing. That means definitely this tip had some chemical which has diffused into this agar. Now we just need to find out what this chemical is all about. जब इसको हमने एक end पे रखा, only at one end, then what happened? It bent towards this side. जब उसको हमने इस side रखा, then it started bending towards that side. Why? Because this block is actually diffusing the agar into the stem. आप देख रहे हो स्टेम को भी पिंक दिखा रहा है। जब हमने इस साइड पे रखा, इस साइड पे मतलब आपको वहां दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लॉक को जब हमने इस साइड में रखा तो ऑक्सीन केवल इस साइड में डिफ्यूज हुआ। ऑक्सीन को हम व्हाइट कलर से दिखा देते हैं, ये जो इसके अंदर ऑक्सीन है ये केवल इस साइड में डिफ्यूज हुआ, द स्टेम बेंट दिस वे। जब हमने इसको, द सेम प्लेट को जब हमने इस साइड में रखा, नाउ this is my stem का tip
and I'm placing this agar this side. So obviously what's happening is this time the auxine has diffused on this side. So obviously there's more growth on this area. Unequal growth leads to bending. आप देखो यहाँ पर growth ज्यादा है, यहाँ growth कम है. This unequal growth actually leads to bending. So bending इस side हुआ. And जब हमने इसको center में रखा, राइट जब इसको हमने सेंटर पे रखा तो देयर वाज एन ओवरऑल इंक्रीज. व्हाई? दिस आल्सो वी कैन सी. जब हमने इतना देखा है, एक बार सारे इनको इरेज कर दे. नाउ इफ अगर इसको हमने सेंटर पे रखा like this, the agar plate was kept like this, then what happened? The auxine diffused equally on both the sides. So both the sides they grew in the same proportion. So there was just increase in the tip. हो गया. तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट दैट वाज कैरिड आउट बाय वेंट. वेंट ने पहली बात याद रखना, ही डिडंट वर्क ऑन कैनरी ग्रास, ही एक्चुअली वर्कड ऑन ओट. Then what he did was he decapitated, he kept it on agar. There were two types of agar. One was the normal one जिसमें हमने कोई change नहीं किया है, and the other piece में जिसमें हमने टिप डाला है. इस दोनों को उन्होंने बारी बारी से स्टेम के ऊपर में रखा. इसके रखने से there was no growth, but इसको रखने से there was growth. That means the tip had diffused some active chemical into this agar, and this chemical was actually leading to the growth. Later when he tried to find out what this chemical was, he found out its structure. And then he named this hormone as auxine. So the term auxine or the chemical characterization of hormone auxine was actually done by Wendt. हो गया? So now that you know that, we will move directly into the function of auxine. Before I start, मैं आपको बता दूं there are 7 functions of auxine. आपकी बुक में 7 functions auxine के दिए हुए. मैं आपको सातों पढ़ा दूंगी. आई विल ऑल्सो गिव यू अ ब्रीफ एंड ठीक है, आप उसको कैसे याद करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स टू यू मोस्ट इज आपको मेडिकल के दिन, डी डे के दिन आपको हर एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑक्सीन इज दैट दे कॉज रूटिंग इन स्टेम कटिंग. मैं आपको एक बात बताती हूँ. आप जानते हो कि रोज प्लांट कटिंग से होता है. सो लेट मी जस्ट ट्राई. This suppose is my rose plant. Say this is my rose plant. It is rose ke leaves are like this. So I'm just drawing the leaves because I'm just drawing, and maybe there's a rose flower as well. I'm just drawing this. This is my rose flower. This is a plant. हम लोग को पता है कि इसकी कटिंग से नए प्लांट्स होते हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं या जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, व्हाट दे विल डू इज दे विल प्लेस अ स्टेम. इसका एक स्टेम का एक हिस्सा से, ये इसका स्टेम है, इसके हिस्से को हम काटेंगे, उसको जमीन में लगाएंगे. कुछ दिन के बाद यू नो व्हाट हैपेंस, द रूट्स डेवलप, एंड वंस द रूट डेवलप द प्लांट विल लिव. व्हाई? बिकॉज द रूट विल टेक वाटर, and with the help of this water the plants will do photosynthesis, make their food. The food will act as a source of energy, and जब तक एनर्जी है the plant will live. ठीक है भाई, हमें पता चला रोज कटिंग से होता है. Even I am fond little bit of gardening. Even I decided कि why not let us grow the rose plant by cutting. मैंने भी कटिंग लगाई, but I don't know why. In my case, at most of the time the stem dies. ये जिंदा नहीं रहता. कटिंग से मेरे तो लगते ही नहीं. Then what happened is, one day I asked my friend, she works in an agricultural institute, you know, I just asked her, मेरे तो कटिंग से पौधे लगते ही नहीं. Then she told me, तुम्हारा इसलिए नहीं लगता because जब आप कटिंग करके इसको सॉइल में लगाते हो, तो obviously there is no root. So obviously the plant is not doing photosynthesis because until you have root, you do not have water, you cannot do photosynthesis. Normally हम लोग उस वक्त leaves वगैरह pinch off कर देते हैं because leaves are of no use. Leaves अगर रह जाएगा प्लांट में तो क्या होगा, वो photosynthesis तो कर नहीं रहा है in absence of root, rather खुद भी एक burden है, वो stored food खाएगा ही. हम लोग leaves वगैरह को हटा देते हैं because there is no root. Now she told me what happens. Say this is my case, this is my case, and this is what is the case with the farmer. उसका क्यों लग जाता है और मेरा क्यों नहीं लगता? She told me that since now this piece of plant depends now on the reserve food. जो stored food अब इसके अंदर है वो उस पर डिपेंड करता है. उसने कहा श्वेता, before the reserve food gets exhausted, इससे पहले reserve food exhausted हो जाए, आपका रूट नहीं आता.
लेकिन फार्मर्स के केस में इससे पहले द रिजर्व फूड गेट्स एग्जॉस्टेड, द रूट्स डेवलप, खाना खत्म होने से पहले रूट आ जाते हैं और रूट आने के साथ ही ये अपना खाना फिर खुद बनाने लगता है एंड सो ये सरवाइव करता है। तुम्हारे केस में रूट नहीं आते, उससे पहले सारा रिजर्व फूड खत्म हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ फूड योर प्लांट डाइज। सो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज सो स्पेशल कि फार्मर में रूट जल्दी आ जाता है। तो शी टोल्ड मी, सी यू कैन सी दिस, शी टोल्ड मी मार्केट में ऑक्सीन आता है। These farmers, they buy oxine and then you know what they do is they first dip this end in oxine powder। देखो आप यहां देख रहे हो ना, इस लीफ को हमने ऑक्सीन पाउडर में डाल रखा है। जब हम इसको ऑक्सीन पाउडर में डालते हैं, द रूट्स दे कम इन मे बी 2 days। अगर अदर नॉर्मल में रूट 10 days लगाता है तो ये 2 दिन के अंदर आ जाते हैं। एंड बिफोर द रिजर्व फूड गेट्स एग्जॉस्टेड, द प्लांट हैज इट्स ओन रूट सो दैट इट कैन अब्सॉर्ब वाटर, डू इट्स ओन फोटोसिंथेसिस, सो इट सर्वाइव्स। राइट, बिकॉज ऑक्सीन इज अ रूटिंग हार्मोन। आप यहां देख रहे हो, ये एक प्लांट है, दिस इज अ वेरी कॉमन क्रोटन। इसके जितने भी स्टेम है उस सब में रूट आ गया बिकॉज द टिप हैड बीन डिप्ड इन oxine। I'll just show you another diagram over here. This is about a plant called as Saint Paulia। इसमें देखिए we have placed it into 2 exactly identical jars containing same water। ठीक, only difference is this jar in addition it has auxine hormone and this does not have। You can see the same plant of the same age has been put into both of them, but here what happens, the adventitious roots they start growing from the stem। यहाँ फटाफट आपका रूट आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका रूट नहीं आया just because they did not have auxine। So auxine का first function क्या है? The most common function is they help in rooting। They are also called as rooting hormones। ये root formation में मदद करते हैं। The second important function of auxine is they help in apical dominance। Now what do I mean by apical dominance? आप देखोगे कि ऑक्सीन नॉर्मली एक स्टेम के टिप में पाया जाता है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। स्टेम में एंड रूट है, मैं यहाँ पर रूट भी बना देती हूँ छोटा सा। रूट के टिप में यहाँ पर ऑक्सीन बनता है नॉर्मली एंड देन फ्लोएम की मदद से दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द टिप ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये ऑक्सीन की वजह से यहां सेल डिवीजन होता है। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपने पढ़ा है, दिस इज एपिकल मेरिस्टम एंड दिस ऑक्सीन हार्मोन इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड न्यू सेल्स विल बी एडेड अप, न्यू सेल्स विल बी एडेड अप एंड द टिप ऑफ द प्लांट, बी इट रूट बी इट शूट, इट विल कंटिन्यूअसली ग्रो। ठीक है, ये एपिकल मेरिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं फॉर सेल डिवीजन, सो आपका प्लांट ग्रो। अब यहां पर इतनी तेजी से ग्रोथ होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन ऑक्सीन, इतनी तेजी से ग्रोथ होता है कि फ्लोएम का मैक्सिमम रिसोर्सेज यानी कि फ्लोएम से जो फूड जा रहा है मैक्सिमम फूड यहीं पंप हो जाता है, यहां डाइवर्ट हो जाता है। और ये फूड को क्या चीज में यूज किया जा रहा है? इन एपिकल ग्रोथ। इसको हम लोग यूज कर रहे हैं इन एपिकल ग्रोथ। इतना ज्यादा यहां पर कंज्यूम हो जाता है आपका फूड कि जो आपके नोड्स है यानी कि जो आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, इंटर कैलोरी यू रिमेंबर, आपके ये आपके नोड्स हैं, नोड्स के नीचे में जो मेरिस्टम पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज इंटर कैलोरी मेरिस्टम। इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से क्या होते हैं? ब्रांचेस बनते हैं। इतना ज्यादा फूड यहां डाइवर्ट हो जाता है कि इस मेरिस्टम के लिए दैट इज इंटर कैलोरी मेरिस्टम के लिए आपके पास ज्यादा खाना नहीं बचता, ज्यादा खाना नहीं बचता इंटर कैलोरी मेरिस्टम के लिए। एज अ रिजल्ट ब्रांचिंग ज्यादा नहीं होती। तो नॉर्मली वैसे प्लांट्स जिसमें ऑक्सीन एक्टिव होता है वो नॉर्मली इस तरह का वर्टिकल ग्रोथ ज्यादा करता है, इसमें ब्रांचिंग कम होती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीन टू प्रमोट यूनिलैटरल एंड यूनिलैटरल वर्टिकल ग्रोथ, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। यहां पर देखो, आप यहां पर एक फोटो देखो, आपका दिखा रहा है, ये आपका टिप दिखा रहा है, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है, ये एपिकल मेरिस्टम है। यहां पर क्या है? ऑलमोस्ट सारे फूड रिसोर्सेज ऊपर चले जा रहे हैं, यहां डाइवर्ट हो जा रहे हैं। ऑक्सीन की वजह से बहुत रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है, सारा फूड रिसोर्स यहां डाइवर्ट हो जा रहा है। इसकी वजह से प्लांट केवल वर्टिकली इलोंगेट कर रहा है। ये जो लैटरल बड्स है ना, जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम एरिया में पाए जाते हैं, ये जो बड्स है, ठीक, इनको ज्यादा नरिशमेंट नहीं मिलने की वजह से ये आपका ग्रो नहीं कर पाते। आपको अगर आप थोड़े बहुत भी फार्मिंग में
गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, यू नो दैट अगर आपको चाहते हो कि कोई भी प्लांट बुशी बने, यानी कि वो लैटरल ब्रांचेस थ्रो करे, वो ऐसे गोल हो, है ना, गमले को ऐसे फैले, ना कि ऐसे फैले, तो हम करते हैं क्या, इसके टिप को पिंच कर देते हैं. जस्ट लुक इट इन दिस डायग्राम इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. सी व्हाट वी हैव डन इज वी हैव पिंच्ड ऑफ द टिप. देखो हमने यहाँ पे टिप को काट दिया. जैसे ही टिप को काट दिया तो ऑक्सीन का एक्टिविटी क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया. जैसे ऑक्सीन का एक्टिविटी मिनिमाइज हो गया, सेल डिवीजन क्या हो गया, ऑलमोस्ट मिनिमाइज हो गया. अब यहाँ पर उतने का जरूरत नहीं है, तुरंत ये रिसोर्सेज देखिए कहां पर, जो रिसोर्स ऊपर जा रहे थे अब ये डाइवर्ट हो गए कहां पर, इन द लैटरल बर्ड्स, इन द इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो इन नोड्स के बेस में पाए जाते हैं, यहां डाइवर्ट हुआ. एंड देखिए फटाफट अपने एनसीईआरटी के डायग्राम को देखिए. लेट मी क्लियर द बोर्ड, just to show you. Let me erase this. Just see this from your NCERT का डायग्राम है. देखिए क्विकली यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ही आपने टिप को हटा दिया, देखो इस टिप को मैंने हटा दिया, देखो यहाँ पर टिप ने हटा दिया, यहाँ पर तुरंत ये जो आपके बर्ड्स थे, जो आपके अभी तक एक्टिव नहीं थे, ये सारे बर्ड्स आपके क्या हो गए, they started getting active and आपके lateral branches start हो गए. So this is what in most of the plants the growing apical bud, ये जो apical bud है ये inhibit करता है the growth of these lateral buds. ठीक है, this phenomena is called as apical dominance. If you remove the tip, इसको decapitate कर दो, pinch off कर दो, this results in the growth of lateral buds. This is widely used in tea plantation and hedge making. Very 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 important. मैं एक बार इसको हाइलाइटर से दिखा देती हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टी मेकिंग एंड हेज मेकिंग, इन टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग. इसका मतलब क्या है, पहले आप सुन लो फिर आपको समझ में आ जाएगा. आपको पता है, आपने टी प्लांटेशन अगर कभी भी विजिट किया, इफ यू हैव एवर बीन टू असम और दार्जिलिंग, or even in south also, Munnar and all those places, there's a lot of cultivation of tree, tea plant. तो आपने देखा होगा कि टी प्लांट हेजी होते हैं, उनको ऐसे वर्टिकल ग्रो नहीं करने दिया जाता, ऐसे लैटरल, सो दैट पिकिंग अप द लीव्स बिकम्स वेरी इजी. ठीक, एंड एक राइट एज पे उसको पिक करके निकाल सके ताकि टी अच्छे फ्लेवर का बन सके. उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम अपने घर पे भी करते हैं. जब हम देखते हैं कोई प्लांट बहुत लंबा हो रहा है, हम उसके सिर्फ टिप को तोड़ देते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ टिप को तोड़ देते हैं. टिप में क्या है, ऑक्सीन हार्मोन है. जैसे ही हमने टिप तोड़ दिया, ऑक्सीन खत्म, तो आपका एपिकल ग्रोथ रुक जाएगा, सारे रिसोर्सेज आपके एक्सिलरी बड्स पे डाइवर्ट हो जाएंगे, एंड द एक्सिलरी बड्स विल स्टार्ट throwing branches and the plant will become hedgy. That means they are used in tea plantation and in hedge making. ठीक है, टी प्लांटेशन एंड हेज मेकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका आ चुका है मेडिकल में. विच हार्मोन इट हेल्प्स इन, एक्चुअली इट इज यूज्ड वाइडली टी प्लांटेशन एंड इन हेज मेकिंग. हो गया. सो दो फंक्शन हमारा हो गया. फर्स्ट, दे हेल्प इन रूट फॉर्मेशन. सेकेंड, दे प्रमोट अ फेनोमेना कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस. देखो हम इसके टिप को पिंच ऑफ कर रहे हैं. द मोमेंट वी पिंच इट ऑफ, सी द वे दे स्टार्ट थ्रोइंग द लैटरल ब्रांचेस. थर्ड फंक्शन, दे हेल्प इन, दे प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स. आपको पता है फ्लावर ही आगे जाके फ्रूट बनाता है. एंड पाइनएप्पल इज नॉट अ वन फ्लावर, इट्स एन इनफ्लोरेसेंस. आपको पता है वो इनफ्लोरेसेंस है. तो देखिए यहाँ कितने सारे फ्लावर्स हैं. बस इस पे आप क्या करो, ऑक्सीन छिड़क दो, इसकी फ्लावरिंग जल्द हेस्टअप हो जाती है. ये देखो इसमें आप ऑक्सीन छिड़को, फ्लावरिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी एंड फ्रूट मैच्योरेशन जल्दी हो जाता है. सो दे प्रमोट फ्लावरिंग इन सर्टन प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल्स. फोर्थ, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स. एक एग्जाम्पल आपके बुक में लिखा है टमेटो. आपके बुक का ही एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है. होने को तो ये स्ट्रॉबेरी में भी करते हैं, पोमोग्रेनेट में भी करते हैं, बनाना में भी करते हैं. आपके बुक में एग्जाम्पल किसका लिखा है, टोमेटोज. तो चलिए देखते हैं हम टमेटो का प्लांट आपका बनाते हैं. ठीक है, इट मे नॉट बी अ वेरी गुड वन, बट आई जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड. से दिस इज द टमेटो प्लांट. ये आपका टमेटो का प्लांट है. ये देखो इसमें बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं. एंड इसमें टमाटर में आपके इसके फ्लावर्स जो होते हैं ये थोड़े से ऐसे येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं. सो लेट मी ड्रॉ दीज येलो कलर फ्लावर्स. ठीक है, जो अल्टीमेटली फ्रूट में डेवलप होगा. सपोज ये एक ऐसा फ्लावर है जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ, नो पॉलिनेशन अकर. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो सीड नहीं बनेगा, तो फ्रूट नहीं बनेगा. राइट है, विदाउट पॉलिनेशन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में these flowers they normally fall down and they die.
they normally fall down and they die, right? लेकिन ऐसे अनपॉलिनेटेड फ्लावर्स जिसमें पॉलिनेशन नहीं हुआ है, अगर आप इसमें क्या छिड़क देंगे, ऑक्सीन, इफ यू स्प्रे ऑक्सीन टू देम, राइट, even without pollination they will form fruit. ठीक, even without fertilization they will form fruit, fruit. This formation of fruit without fertilization, this is called as parthenocarpy. And since यहाँ fertilization नहीं हुआ है तो seed भी नहीं बनता. Such seedless fruits are parthenogenesis लिखना स्टार्ट कर दिए थे, it should be parthenocarpy, है ना? This is called as parthenocarpy, and such seedless fruits, they are in high demand in the market. क्यों? क्योंकि आपको चाहे आप अनार खाइए, चाहे वाटरमेलन खाइए, चाहे आप बनाना लीजिए, चाहे आप टोमेटोज लीजिए, अगर सीडलेस होता है तो ऑब्वियसली दे बिकम मोर टेस्टी एंड दे आर मोर कन्वीनियंट टू फीड एज वेल. सो यू नो हम लोग आर्टिफिशियली आज के दिन यूज करते हैं अनार में, केला में, watermelons आजकल seedless. Who likes, you know, those seeds? You eat those watermelons, wow, with so much charm, and suddenly the seed comes in, है ना? So we want to make most of the seeds seedless, fruit seedless. So we spray oxine because we have found that oxine, they promote fruit formation even without fertilization, and since there is no fertilization there will be no seed, so they help in forming seedless fruits. And most important example आपके लिए है tomato. Why? Because NCERT में tomatoes लिखा हुआ है. Is that clear? Now control of abscission by oxine. पहले तो मैं यहाँ पर abscission का मतलब समझा दूँ. First let me. Scission means to cut. Scissor word से आया, it means to cut. And ab मतलब क्या होता है? देखो बेटा, suppose this is the stem. ये मेरा बॉडी स्टेम है, दिस इज द लीफ, ये आपका लीफ है. लीफ के दो सरफेस होते हैं. सो लेट अस इमेजिन दिस इज द स्टेम, ये, एंड दिस इज द लीफ, है ना? दिस इज द ब्रांच एंड दिस इज द लीफ. ऊपर वाला विच इज क्लोज टू द स्टेम, ये अगर ऐसे है, ये आपका स्टेम है, दिस इज द लीफ. दिस पार्ट विच इज क्लोज टू द स्टेम, दिस इज कॉल्ड एज द adaxial side. Adaxial. So if this is my stem and say this is my, you know, leaf, that surface of the leaf, ऐसे, that surface which is close to the stem, this is called as the adaxial surface, and ये वाला, this is called as the abaxial surface. ठीक है? So अगर ये leaf है, this is the adaxial, this is the abaxial. समझ आया? अब होता क्या है, अगर ये मेरा ऐसे है, तो जब कोई लीफ बूढ़ा हो जाता है, when it gets old, or when any fruit it gets matured, you'll see it automatically falls down. How does it happen? ठीक, ab this side से, ab side से धीरे धीरे ये कटना शुरू होता है, ढीला शुरू होता है. ठीक है? तो अगर ये ऐसा है, now you have to imagine here is the stem, it starts getting weakened from here. ऐसे यहाँ से कटते 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 पूरा कट जाएगा और ये गिर जाएगा. ठीक. So since this scission, cutting, starts from the abaxial side, so we call it as abscission. And auxines, they cause abscission. No, they do not cause, we will say they control. आपकी बुक में control word क्यों लिखा है? सुनो. Have you ever noticed कि जब मेरा कोई पौधा young होता है, when my plant is quite young, उस वक्त एक आम का पेड़ है, quite young, कच्चे कच्चे आम लगे हुए, raw mangoes, you just hit it with a stone. आप उसको एक पत्थर से या डंडे से मारते जाइए, इतनी मुश्किल से टूटता है कच्चा आम. ठीक? Because the fruit is quite strongly attached. Say this is my mango. This is very strongly attached to the plant. बहुत मारना पड़ता है जोर से, तब जाके टूटता है. और वही मैंगो जब पक जाता है, when it gets ripened, what happens? थोड़ी हवा भी चलेगी, टपक के गिर जाता है. Why? Similarly is the case of leaves and flowers. When they are very young, they are very tightly attached, where you have to put some pressure, and when they get old, they automatically fall down. Same is the case of flowers, etc. Why? Because at the initial stage of growth, it is an interplay of two hormones. Actually, it is an interplay of two hormones. The first hormone is auxine, and the second hormone is abscisic acid. दिस इज एब्सिसिक एसिड. ये दो हार्मोन के इंटरप्ले का नतीजा है. ठीक है? सॉरी, SC, द स्पेलिंग ऑफ एब्सिसिक इज
wrong, but I'm sure you will like to avoid it, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाता है. Abscisic, this is ABSCIS, abscisic acid. Now what happens? Initial stage of growth में this is auxine and this is abscisic acid. Auxine is more and abscisic acid is less. This auxine promotes strength. जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, it ages, the relative concentration of auxine comes down and that of abscisic acid is more. So the control is now lessened and abscisic acid, it actually promotes abscission, इसलिए इसका नाम abscisic acid है. ये dominate हो जाता है जिसकी वजह से abscission takes place. So there indirectly, auxine has a control over the process of abscission. Now let us come to the next function, the synthetic auxine, that is 2,4-trichlorophenolic acid and 2,4,5-trichlorophenolic acid. These are two, I told you, synthetic auxine. एक मैंने बताया था 2,4-D. 2,4-D में क्या होता है? सेकेंड एंड फोर्थ पोजिशन में क्लोरीन है. 2, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम. तो 2 and 4 पे जब क्लोरीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड. एंड कभी कभी फिफ्थ कार्बन पर भी क्लोरीन होता है, देन वी कॉल इट एज 2,4,5. नाउ इट इज नॉट डाइक्लोरो, इट इज ट्राइक्लोरो, सो इट इज ट्राइक्लोरोफेनॉक्सीएसिटिक एसिड. दैट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक ऑक्सीन. सो सिंथेटिक ऑक्सीन में आपका 3 एग्जाम्पल हो गया. वन इज योर 2,4-D, the other is 2,4,5-T and the third is, as I told you, naphthalene acetic acid. पर यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है? आपको पढ़ना है about 2,4-D and 2,4,5-T. ये दो जो आपके synthetic auxines हैं, it has been seen that they act as VD site. They act as VD site. Now what is VD site? They help to kill weeds, so they are called as VD site. ठीक. Now how do they kill it? It has shown, there's no we do not know the reason for that. हमें reason नहीं पता, but studies have shown that they actually help to kill weeds. And what type of weeds? Only broad-leaved dicots. डाइकॉट जिसका लीफ चौड़ा होता है. आपको पता है डाइकॉट का लीफ ऐसा होता है एंड मोनोकॉट का लीफ ये आपका ऐसा होता है. These are thin and long leaves. Studies have revealed that these two synthetic hormones, 2,4-D and 2,4,5-T, they help to kill only broad-leaved plants and not the narrow ones. That is not the narrow ones. यहाँ narrow not लिख देते हैं, not narrow. That means they help to kill only the dicot plants and not the monocot plants. ठीक है, नॉट द मोनोकॉट प्लांट्स लाइक ग्रासेस. जैसे यहाँ पर देखो एक मिक्सचर ऑफ प्लांट्स है. अगर हम यहाँ पर 2,4-D या 2,4,5-T छिड़केंगे, सो दीज ब्रॉड लीफ प्लांट्स विल डाई, द ग्रासेस विल रिमेन इंटैक्ट. सो दिस इज हेल्प यूज्ड इन मेंटेनिंग योर लॉन्स एंड गार्डन्स. जो हम लोग ग्रास के लॉन्स बनाते हैं ना, वी वांट ओनली द ग्रास टू बी देयर सो दैट इट इज सॉफ्ट एंड वेलवेटी एंड व्हेन वी वॉक it gives us a refreshing feel. अगर उसमें जब बीच बीच में इस तरह के पौधे आ जाते हैं तो ग्रास का लॉन खराब हो जाता है. उसमें हम लोग यूज करते हैं. दे किल ओनली ब्रॉड लीफ वीड्स बट नॉट द ग्रासेस. द रीजन वी डू नॉट नो, बट फॉर दैट रीजन वी एक्चुअली यूज इट फॉर व्हाट? वी यूज इट फॉर in maintaining our lawns. हो गया. And the last function that you need to learn is they help in xylem differentiation and cell division. Of course, I told you that they help in cell division. ऑक्सीन का काम ही है सेल डिवाइड करना. तो ये सेल डिवाइड तो करता है, आपको पता है. साथ में एक और पॉइंट आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ये जाइलम को डिफरेंशिएट करने में मदद करता है. दैट मीन्स दे हेल्प नॉट ओनली इन सेल डिविजन बट दे ऑल्सो हेल्प इन सेल डिफरेंशिएशन ऑफ फ्यू टिश्यूज. DIFFER of few tissues like xylem. इसको आप याद कर लेना. Right? So with that, all the important functions of auxine as stated in your NCERT, which is supposed to be in your new syllabus, जो आपके syllabus में है, both school exam and medical exam के लिए, they are all complete. And as you know, I will first take you to the NCERT to show मैंने आज क्या क्या पढ़ाया है. आज मैंने बीच में मैं रुकी नहीं to show you what is there in your NCERT. I did not waste time over there.
सो जस्ट लेट अस मूव ओवर हियर. चलिए देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या है. सो फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट. दिस इज योर ऑक्सीन. yesterday we did फिजियोलॉजिकल इफेक्ट. ये तो ऑक्सीन है, उससे पहले यहां से पढ़ाएंगे हम आपको. लेट मी शो यू फर्स्ट. अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं. वी आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट? सो द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन. ये आप याद कर लेना, मैंने ही पढ़ाया था. They can be indole 3-acetic acid, adenine derivatives, N6 furfuryl amino acid purine या kinetin derivatives हो सकते हैं. They can be derivatives of carotenoids like abscisic acid, or they can be derivatives of terpenes as in case of gibberellin, or they can be gaseous as in case of ethylene. ठीक? They are what are plant growth regulators? They are variously described as either plant growth substances or plant hormones or phytohormones. ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी. उसके बाद दे कैन बी बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन ऑन द लिविंग प्लांट बॉडी. सम दे कैन बी ग्रोथ प्रमोटिंग. ग्रोथ प्रमोटिंग का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन. सारा पढ़ लेना, क्योंकि हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सेट कर देंगे. आई जस्ट से विच ऑफ द फॉलोइंग दे एक्चुअली डिपिक्ट plant growth promoting activities. उसमें हम कोई 2-3 दे देंगे. हर चीज अच्छे से पढ़ो बेटा. मेडिकल निकालना है एवरी, अगर इसमें 6 पॉइंट लिखा आपको 6 ही पता होना चाहिए. एंड इन द सेम सीक्वेंस ऑल्सो प्रेफरेबली मेडिकल में अगर निकालना है. These are called as growth promoters. इसमें आएगा ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. द अदर इज it helps, the other group plays an important response to wounds and stresses और बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन. जो प्लांट्स में वूंड होता है, स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन का मतलब क्या है? प्लांट को दोनों तरफ से स्ट्रेस है बेटा. एबायोटिक कंपोनेंट से स्ट्रेस है. कैसे? अगर सनलाइट सफिशिएंट नहीं है तो बेचारा प्लांट सोचता है हम कैसे उगेंगे. वाटर सफिशिएंट नहीं है, ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है. सो दीज दे कैन कॉज स्ट्रेस. वाटर है, ऑक्सीजन है, सनलाइट है. ठीक, इफ दे आर इन मिनिमम दे कैन कॉज स्ट्रेस. एंड बायोटिक स्ट्रेस कैसे होगा? बिकॉज the biotic components, they are actually misusing the plants. They feed the insects, they feed on plants. We also feed on plants. So even humans are using the plants. So obviously there are so many insects. Monarch butterfly, and almost 25% of all the insects are phytophagous. Plants ही खाते हैं. तो they are constantly, plant may be grazing, प्रीडेशन, इसका काफी खतरा रहता है. तो जब ये स्ट्रेस में रहते हैं, आइदर ड्यू टू एन एबायोटिक ओरिजिन स्ट्रेस और बायोटिक ओरिजिन स्ट्रेस, ठीक, देन मेनी ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज अकर एट स्ट्रेस. व्हाट हैपेंस इज सर्टेन अदर ग्रुप ऑफ हार्मोन दे कम इनटू प्ले, एंड वो कुछ स्ट्रेस रिलीजिंग स्टेप्स उठाते हैं, जैसे डॉर्मेंसी, एब्सिशन एसेट्रा. दिस इज द, इसमें एब्सिसिक एसिड बिलोंग करता है. एंड ethylene could not fit in either of the two groups because it is both inhibitor and growth activator. हो गया? So that's good. उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. आपके एनसीईआरटी में 5 हार्मोन की डिस्कवरी एक साथ बताती है, बट आई एम नॉट डूइंग इट लाइक दिस. आई विल टेल यू डिस्कवरी ऑफ ईच हार्मोन व्हेन आई एम टीचिंग दैट हार्मोन. आपके एनसीईआरटी में 5 को एक साथ डाला है. आई एम नॉट डूइंग दैट. तो अभी केवल ऑक्सीन पढ़ा है, तो ऑक्सीन की डिस्कवरी बनाते हैं. इंटरेस्टिंगली ईच ऑफ द 5 हॉर्मोन्स वर फाउंड आउट एक्सीडेंटली. बाई चांस ही खोजा गया, कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाया गया था. लेट अस स्टार्ट विद चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन्स फ्रांसिस डार्विन. दे वर वर्किंग ऑन कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास. दे सॉ दैट इट रिस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन. लुक एट दिस डायग्राम also called as phototropism. You know that the tendency of plants to move towards light, that is called as phototropism. Then he did a series of experiment and he said that the tip had something which caused the bending. But what was that something? That was isolated by vent from the tip of oat seedling. हो गया? So this is about remaining discovery. We'll do it later. Now let us come to the first hormone, that is auxin. I told you from the Greek word auxin means to grow. अच्छा, I forgot to tell you, सबसे पहले it was isolated from human urine. है प्लांट हार्मोन, लेकिन ह्यूमन यूरिन से निकला. क्यों भाई? हम भी तो प्लांट खाते हैं, तो प्लांट के कुछ कंपाउंड्स दे विल बी फाउंड इन आवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लाइक यूरिन.
तो यूरिन में सबसे पहले निकला था, बट बाद में पता लगा एक्चुअली दिस इज अ प्लांट हार्मोन एंड दिस इज इंडोल 3 एस्टिक एसिड. दे कैन बी आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. नेचुरल के एग्जाम्पल में IAA एंड IBA, सिंथेटिक में है NAA एंड 2,4-D. आपने बाद में 2,4-5-T भी पढ़ा था. ठीक, दे आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. पहला है दे हेल्प इन इनिशिएटिंग rooting and step cutting. Second, they help in flowering in pineapples. So let us put it here. This is one. This help in flowering in pineapples. They also help to prevent fruit leaf drop at early stages, but they promote the abscission at later stage. मैंने आपको बताया था. This is the third function. Now let us come to the fourth one. They promote apical dominance. ठीक है, सो अगर हम उसको डीकैपिटेट कर देंगे तो लैटरल बड्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं. दिस इज यूज्ड इन टी प्लांटेशंस एंड हेज मेकिंग. राइट, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट फंक्शन. अच्छा, कितने फंक्शंस हो गए यहाँ पर आप देखो. दिस इज द फोर्थ फंक्शन. सो नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ वन. They induce parthenocarpy, especially in tomatoes. Sixth is they are used as herbicide, right? Particularly 2,4-D and 2,4-5-T. वो आपके NCERT में नहीं है. They kill only dicot but not the monocot. So they are used to make weed-free lawns by gardeners. And the seventh one is that they help to control xylem differentiation and they also help in cell division. So great, we are done with this. So let us very quickly try to revise what is there in your NCERT. What are the 7 points? कैसे याद करें, मैं उसका आपको एक ट्रिक एंड टेक्निक बता देती हूँ. ट्रिक एंड टेक्निक क्या है? We will start with first a general function, then we will take up one function of root, one function of stem, one function of leaf. ठीक है, वन फंक्शन ऑफ लीफ. प्लांट में क्या होता है? रूट, स्टेम, लीफ. उसके बाद प्लांट में क्या आता है? फ्लावर. एंड फ्लावर से आगे क्या बनता है? फ्रूट. ठीक है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 देन वन जनरल फंक्शन वंस अगेन. दिस इज हाउ वी विल डू इट. ठीक है, तो वन जनरल फंक्शन में क्या हो गया? एपिकल डोमिनेंस. रूट का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन रूटिंग इन स्टेम कटिंग. राइट, स्टेम का फंक्शन क्या है? They prevent abscission. They prevent abscission in early stages and they promote abscission at the later stage. Leaf का function क्या है? They help in killing broad shape leaves, weedicide. ठीक है, in dicot but not in monocot. Flower के function में क्या है? They help in flowering in pineapples. Right? They help in flowering in pineapple. Fruit के example में क्या है? They promote parthenocarpy. Great, we are doing great. And फिर others general में क्या है? They promote cell division and xylem differentiation. How was it? Good? कितना अच्छा है ना? General, root, stem, leaf, flower, fruit. इसी में जो apical dominance है, they help in making hedges in case of tea plantation and also they help in hedge making. Right? So see how I have taught you how to learn the functions at a glance. So with that, I really thank you for having that patience to be with me till the end of the lecture. जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको ऑडियो, I hope you understood everything well. Just do it. बस करना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है ताकि मेरा मेडिकल निकल जाए. तो मैंने जैसा कहा था ऑडियो सीरीज के बारे में हम आपको और बताएंगे. ऑडियो सीरीज का काम क्या है? जो पूरे लेक्चर को मैंने पढ़ाया, तो पढ़ाते वक्त तो मैंने बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स दिए. आई गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिकॉज दैट वाज एसेंशियल. ठीक है, ताकि आप चीजें समझेंगे तो याद ज्यादा होती है. अब जब समझ गए तो अब इतना लंबा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब आपको एनसीईआरटी का एक लाइन, एक वर्ड भी छूटना नहीं चाहिए. सो आई एम गोइंग टू गिव अ ऑडियो रिकॉर्डिंग. ठीक है, आई विल टेल यू ओपन दिस पेज एंड देखो आपके पहले पैराग्राफ में ये है, सेकंड में ये है. नाउ दैट यू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन. आई एम गोइंग टू रिवाइज ओनली द पॉइंट्स यू नीड टू लर्न. ठीक है, उसमें आपके पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? आपका 2 तरीका होगा. पहला, you can do one thing is while you are hearing the audio, you can keep your NCERT in front of you rather than seeing the video part जो आप नॉर्मली मोबाइल रखते हैं, और आप NCERT में देखते जाओ. मैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगी. पहली बार जब आप पढ़ोगे तो यू कीप योर NCERT विथ यू एंड यू कीप अ पेन एंड पेपर, जहां पर अगर जरूरत हो तो एक बार ऑडियो को रखकर आप उसको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो. जैसे
मैंने कहा था ना व्हाट आर द ग्रोथ प्रमोटिंग फेनोमेना, उसमें 6-7 चीजें थी, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, दिस दैट एक्सेट्रा। वो 6-7 पॉइंट्स है ना, भूल नहीं जाओ, तो उसको 2-3 बार आपने लिखकर देख लिया, ठीक। उसके बाद कोशिश करो आप एनसीईआरटी को अपने दिमाग में उसका एक इमेज बना लो कि when I was reading, this was there in the first paragraph, this was there in the second paragraph, this was in the third. So next time, even you need not open your NCRT, just, plug in those, your earplugs, just start the audio and just keep your eyes closed and just try to see the NCRT with your closed eyes. Okay, that was the page, yahan par likha hua tha, this is what she's saying and I remember, and you try to speak everything with that. And in due course you need not see the video again. बार बार आगे रखने से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी ज्यादा खुलनी चाहिए than the mobile. लेक्चर देखने के लिए जो देखा सो देखा. So this is what how the audio series is going to help you. So please do let us know the moment we upload our first audio series. How will we be doing it? Maybe through Instagram or something. We will keep you updated as to how we are doing it. So once we do that, I request you see this well. जो आपको मैंने अभी 30 या 40 मिनट्स में जो पढ़ाया है, दैट शुड एक्चुअली इन योर रिविजन टाइम इट शुड गेट ओवर इन नॉट मोर देन 10 मिनट्स. तो 10 मिनट रिविजन वीडियोस, द कंक्लूडेड रिविजन वीडियोस विच विल हैव एवरी पॉइंट ओवर देयर, ओनली सेड वंस. If you have forgotten, you pause your audio. This will be sharing very soon. So please let us know what you feel about this project and how you like that audio series and how you liked it. Please do communicate with me through those, comment and the like sections. Share and subscribe if you found this beneficial. But for you, I have only one blessing. Keep studying. जब सोचा है डॉक्टर बनेंगे तो बनकर रहेंगे. With those words, I conclude my today's lecture with a promise to come back again with the next 2 hormones in my next lecture. Till then, take care and goodbye.